नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटराइड्स में। मेरा नाम है अमित और ये है Hyundai की इलांत्रा। अब ये जो सेगमेंट है मिड साइज़ सेडान सेगमेंट, यहाँ पर पहले बहुत सारी मारामारी थी, यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ थी, लेकिन पिछले कुछ वक्त से यहाँ पर एक शांति सी छाई हुई है क्योंकि स्कोडा ऑक्टेविया जो है वो फ़िलहाल डिसकंटिन्यू हो गई है। BS6 फॉर्मेट में वो गाड़ी नहीं आई और उसका नया जनरेशन वर्जन अब इंडिया में आएगा और उसके साथ ही करोला भी इस परिदृश्य से गायब हो गई है। तो इस सेगमेंट में फ़िलहाल आपके पास है इलांत्रा और एक जापानीज़ राइवल जो कि है होंडा सिविक, जिसके बहुत सारे फैंस हैं, लेकिन क्या वो आज भी बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है, ये हम लोग देखेंगे। उस गाड़ी को भी इस गाड़ी के साथ कहीं कहीं कंपेयर करेंगे, लेकिन मोर और लेस ये जो गाड़ी है ये फ़िलहाल इस सेगमेंट की सबसे डोमिनेंट गाड़ी है। और यहाँ पर क्या क्या फ़ीचर्स हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी है, क्या आपको मिलता है और क्या मिसिंग है, आज मैं आपको ये सब कुछ बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस गाड़ी के डिज़ाइन से। और अगर आप इसकी लेंथ देखेंगे तो ये होंडा सिविक से ज़रा छोटी है, लेकिन ये विड्थ के मामले में और हाइट के मामले में सिविक से ज़्यादा बड़ी है। सिविक और इलांत्रा दोनों का ही व्हील बेस बिल्कुल बराबर है, तो यहाँ पर किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप इस गाड़ी का स्टाइलिंग देखेंगे तो जब मिड लाइफ फेसलिफ्ट मिला इस गाड़ी को तो एक बड़ा ही एंगुलर सा डिज़ाइन इसे दिया गया, बड़ा ही ट्रायंगुलर, बड़ा ही शार्प लुक इसे दिया गया। और कहीं कहीं कुछ सिमिलरिटीज़ आपको वर्ना के साथ में भी नज़र आएंगी। तो एक ट्रायंगुलर एंगुलर सा शार्प लुक जो है, ये जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी उस वक्त Hyundai का एक थीम था। और यहाँ पर बोनेट के ऊपर एक पावर बल्ब भी इसे दिया गया। ये जो DRLs हैं ये बहुत ही शार्प ट्रायंगुलर शेप ली हुई हैं और जो हेडलाइट्स हैं ये 4 प्रोजेक्टर LEDs के सेटअप में। यहाँ पर अगर आप डिटेलिंग भी देखेंगे इन हेडलाइट्स की तो यहाँ पर ये जो क्रोम है ये बहुत ही प्रोमिनेंट है और देखने में बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही अच्छा लगता है। इसके साथ ही यहाँ पर अगर आप ग्रिल देखेंगे तो आपको 5 हॉरिजॉन्टल स्लैट्स नज़र आते हैं और यहाँ पर ये एक टेपरिंग ग्रिल है। नीचे आपको लेयर्ड लिप मिलता है और जो ब्लिंकर्स हैं ये यहाँ पर आपको नीचे मिलेंगे। और ये जो है ये बल्ब्स हैं ये LED नहीं है। और यहाँ पर आपको ये वेंट मिलेगा जो कि कुछ हद तक यहाँ से जो एयर है उसे रिलीज़ करने में हेल्प करता है। अंदर जो इंसुलेशन है, जो एम्बिएंट नॉइज़ है, जो टायर नॉइज़ है, उसे कम करने में ज़रा मदद करता है। तो काफ़ी शार्प लुक इसे दिया गया है इस मिड लाइफ फेसलिफ्ट में। और कुछ अच्छे फीचर्स भी यहाँ पर आपको मिलते हैं। आपको यहाँ पर फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नज़र आएंगे। हेडलाइट्स भी यहाँ पर ऑटोमेटिक हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ऑटो वाइपर्स नहीं मिलेंगे जो कि एक मिसिंग फीचर है। उसके अलावा अब कुछ जो निचले लेवल की गाड़ियाँ हैं वहाँ पर 360 डिग्री कैमरा भी आ गया है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखने जाएंगे तो आपको सामने कोई कैमरा नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर सिर्फ एक रिवर्स कैमरा आपको नज़र आता है, लेकिन ये सामने से बहुत इंप्रेसिव लगती है, बहुत शार्प लगती है। अब अगर आप इस गाड़ी को साइड से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो रूफ लाइन है ये बहुत ही शार्पली ड्रॉप होती है, जो कि इसके स्पॉटी प्रोफाइल को एनहांस करने में मदद करती है। जो क्रोम लाइनिंग है वो सिर्फ नीचे है। बी पिलर यहाँ पर ब्लैकड आउट है और व्हील्स यहाँ पर 16 इंचेस हैं। यहाँ पर आपको 205 सेक्शन टायर्स मिलेंगे और ये व्हील्स और ज़रा बड़े होते तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा होता है। इस मिड लाइफ फेसलिफ्ट में व्हील्स का डिज़ाइन ज़रूर चेंज किया गया, लेकिन ये जो व्हील्स हैं ये अभी भी ज़रा छोटे हैं। आपको आगे और पीछे दोनों ही तरफ डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो ज़्यादातर ख़राब रास्तों पर ठीक है, लेकिन बहुत ही ख़राब रास्तों पर शायद कभी कभी जब गाड़ी फुली लोडेड होती है तब शायद कहीं कहीं हल्का सा जो बेली है वो स्क्रैप हो जाए। जो डोर हैंडल्स हैं यहाँ पर आपको क्रोम नज़र आएंगे। यहाँ पर अलग अलग वेरिएंट्स में अलग अलग फीचर हैं और अंदर जाने से पहले मैं आपको मोटे तौर पर ये बताऊंगा कि कितने वेरिएंट्स हैं और वहाँ पर क्या क्या फीचर्स में डिफरेंस है। यहाँ पर आपको ये 2 टोन ORVM मिलता है, LED ब्लिंकर्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको एक सनरूफ मिलती है, शार्क फिन एंटेना यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। 50 लीटर्स का फ्यूल टैंक है यहाँ पर। और इसके साथ ही जब आप पीछे आएंगे तो इलांत्रा की ब्रांडिंग, ये आगे की ही स्टाइलिंग लिए हुए, पीछे के बड़े ही एंगुलर LED टेल लैम्प्स, ब्लिंकर्स, यहाँ भी बल्ब हैं। और नीचे आपको ये एक फॉर डिफ्यूज़र जैसा लुक नज़र आएगा। जो बम्पर का निचला पार्ट है ये कॉन्ट्रास्टिंग ब्लैक कलर लिए हुए है। यहाँ पर फॉग लैम्प्स हैं, रेयर पार्किंग सेंसर्स और ये यहाँ पर कैमरा है। यहाँ पर आपको ये रेयर डिफॉगर भी मिलता है। तो आगे की तरह पीछे भी काफ़ी शार्प स्टाइलिंग दी गई है। और यहाँ पर ये जो बूट है इसे आप चाबी से इस तरह से ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर बूट स्पेस जो है वो है 458 लीटर्स का, जो कि सिविक से ज़्यादा है। वहाँ पर 430 लीटर्स का बूट है। ज़रा जो लोडिंग बे है वो नीचे है। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको जो स्पेयर व्हील है ये फुल साइज़ मिलता है और साथ ही ये एक अलॉय भी है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। इस गाड़ी के साथ आप अपनी फैमिली के साथ लॉन्ग डिस्टेंस जा सकते हैं। आपको टायर अगर पंक्चर हो जाता है तो रिप्लेसमेंट की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक वूफर या एक बड़ा बेस वाला स्पीकर नज़र आएगा, और लाइट जो है यहाँ पर है। ये सब अगर कंसील्ड होता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि ये एक प्रीमियम कार है। बट आप अपनी फैमिली के साथ एक लंबे हॉलीडे पर जा सकते हैं। यहाँ पर स्टोरेज के लिए सफिशेंट स्पेस मौजूद है। अब अगर आप आउट एंड आउट विजुअल अपील की बात करें तो मेरे ख्याल से सिविक इससे ज़रा बेहतर दिखती है। उसका स्टांस ज़रा ज़्यादा एग्रेसिव है, और सिविक की एक हेरिटेज जो है वो भी ज़्यादा स्पोर्टी कार के तौर पर है। वो एक फास्ट बैक का स्टाइल लिए हुए है, तो देखने में शायद सिविक ज़रा ज़्यादा बेहतर लगती है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से देखें, ग्रीन हाउस एरिया देखें, और अंदर स्पेस के लिहाज से भी देखें, हाइट के हिसाब से देखें, जो अंदर हेडरूम आपको मिलता है, उस लिहाज से ये गाड़ी जो है ये ज़रा ज़्यादा प्रैक्टिकल है। यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़रा ज़्यादा मिलता है। अब अंदर जाने से पहले मैं आपको ये चाबी दिखा देता हूँ। ये काफ़ी फेमिलियर की है। यहाँ पर लॉक अनलॉक के साथ साथ बूट रिलीज़, और फिर ये हॉर्न और इमरजेंसी जो नॉइज़ होती है उसके लिए यहाँ पर आपको एक बटन दिया गया है। और यहाँ पर आपके पास प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, रिक्वेस्ट सेंसर है। तो आप जब अंदर जाना चाहें तो बस ये बटन दबा दें और आपको चाबी जेब से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, तो मैं आपको अंदर जाने से पहले जल्दी से ये बता देता हूँ कि अलग अलग वेरिएंट्स में आपको क्या फ़ीचर्स मिलते हैं। अब यहाँ पर दो मेन वेरिएंट्स हैं, SX और SX ऑप्शंस। SX ऑप्शंस में आपको SX के ऊपर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम विद डिस्प्ले ऑन MID, LED क्वाड प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRLs, लेदर अपहोल्स्ट्री, डोर स्कफ प्लेट विद एम्बलम, 10-way एडजस्टेबल पावर्ड ड्राइवर सीट विद इलेक्ट्रिक लंबार सपोर्ट, फ्रंट सीट वेंटिलेशन, वायरलेस चार्जर, USB चार्जर और वैनिटी मिरर विद इल्यूमिनेशन। इसके अलावा टॉप वेरिएंट में जो फ्रंट आर्मरेस्ट है उसमें आपको स्लाइडिंग फंक्शन भी मिलता है। यहाँ पर आपको 5 कलर्स मिलते हैं, मरीना ब्लू, पोलर वाइट, टाइफून सिल्वर, फैंटम ब्लैक और फियरी रेड। तो चलिए शुरू हम लोग करते हैं डोर पैनल से। और यहाँ पर आपको अब 2 टोन इंटीरियर्स और 2 टोन डोर पैनल्स मिलते हैं। पहले ये मोनोटोन था, फेसलिफ्ट के बाद यहाँ पर अब 2 टोन ट्रीटमेंट दिया गया है। ये प्लास्टिक्स जो हैं यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक्स है, नीचे भी हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन ये जो एरिया है ये सॉफ्ट टू टच मटेरियल्स में है। ये लेदर जैसा एक मटेरियल यहाँ पर डाला गया है। जो टच पॉइंट्स हैं ये सारे सॉफ्ट टू टच यहाँ पर आपको दिए गए हैं। और ये एक सैटिन सिल्वर फिनिश में अंदर लाइनिंग और डोर पुल्स। उसके अलावा जो मिरर्स हैं ये फोल्डिंग इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, और साथ ही यहाँ पर आपको डोर लॉक अनलॉक का बटन मिलता है। फ्रंट ड्राइवर्स विंडो ऑटो डाउन और ऑटो अप है, लेकिन बाकी तीनों जो बटन्स हैं ये 1 टच डाउन या अप नहीं है। यहाँ पर एक बड़ी वाटर बॉटल के लिए जगह है और कुछ और एक्स्ट्रा स्पेस भी है। और साथ ही आपको यहाँ पर इन्फिनिटी ब्रांडेड प्रीमियम स्पीकर्स मिलते हैं, जिनकी साउंड क्वालिटी सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी है। अगर आप सीट की हाइट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नीची नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे कंपेयर करें होंडा सिविक के साथ तो वहाँ पर सीट हाइट काफ़ी नीचे है। तो उस लिहाज से ये एक ज़्यादा एक्सेसिबल सीट हाइट है। और साथ ही यहाँ पर आपको 10-way एडजस्टेबल इलेक्ट्रिक सीट मिलती है, जहाँ पर आपको 4 एफ्ट सीट हाइट रिक्लाइन फंक्शन के साथ साथ इलेक्ट्रिकल लंबर एडजस्टमेंट भी मिलता है। लेकिन ये लंबर एडजस्टमेंट जो है ये केवल 4 और आफ्ट है, ऊपर और नीचे के लिए इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको ये स्पेशल एलांत्रा की स्क्रफ प्लेट्स मिलती हैं, जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट पर ही हैं। और एक और जो बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर वो ये है कि यहाँ पर आपको मेटल पेडल्स मिलते हैं विद रबर स्टड्स, और साथ ही एक डेड पेडल भी मिलता है। तो इन सब चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। लेकिन यहाँ पर अगर मेमोरी फंक्शन भी होता तो मेरे ख्याल से मज़ा आता। यहाँ से आप ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ जो आप बटन देख रहे हैं इससे आप इल्यूमिनेशन को बढ़ा या घटा सकते हैं। ये लेवलर है। अब यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील जो है ये 3 स्पोक है, और यहाँ पर आपको सैटिन सिल्वर फिनिश मिलती है। एक छोटा एलिमेंट यहाँ पर पियानो ब्लैक का भी मिलता है। ये लेदर रैप्ड है, टिल्ट टेलीस्कोपिक। और अगर आप इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक कार्बन फाइबर फिनिश जैसा कुछ नज़र आएगा डायल्स पर, और ये जो थीम है ये ऊपर इस हुड पर भी आपको नज़र आएगा। तो ये यहाँ पर एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। और जो डैशबोर्ड के ऊपर का मटेरियल है ये भी काफ़ी सॉफ्ट टू टच है, हार्ड प्लास्टिक नहीं है। तो प्रीमियम क्वालिटी का ध्यान रखा गया है। हालांकि ये नीचे वाला जो पार्ट है ये हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन इसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो फेमिलियर हमारे काफ़ी जाने पहचाने Hyundai के कंट्रोल्स हैं ये बहुत इंट्यूटिव हैं और इन्हें यूज़ करना काफ़ी आसान है। यहाँ पर आपको गाड़ी से संबंधित सारी जानकारी बहुत ईजिली अवेलेबल है, और ये काफ़ी फीचर रिच भी है। यहाँ पर आपको ये 8 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कंप्लायंट है। और ये जो AC वेंट्स हैं ये बहुत ही स्टर्डली बिल्ट है। जो मूवमेंट है इसका ऐसा लगता है कि ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। एक और अच्छी बात जो Hyundai कार्स के साथ है वो ये है कि ब्लोअर की जो आवाज़ दूसरी गाड़ियों में आती है उसमें ज़्यादा नहीं आती है। यहाँ पर ब्लोअर काफ़ी साइलेंटली काम करता है। यहाँ पर आपको 2 ज़ोन AC मिलता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो आपको AC के सारे कंट्रोल्स मिलेंगे, जिसके नीचे आपको एक ब्रश्ड एल्यूमिनियम एक रिब्ड
लुक दिया गया है जो काफ़ी अलग है और इसे डिस्टिंग्विश करता है Hyundai की जो दूसरी गाड़ियाँ हैं उसके साथ। यहाँ पर एसी का जो फ्लो कंट्रोल है वो है, यहाँ से आप टेम्परेचर दोनों जोन्स के कंट्रोल कर सकते हैं और ऊपर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड सारे बटन्स मिलेंगे। यहाँ पर नेविगेशन आपको मिलता है और साथ ही यहाँ पर आपको ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी मिलती है जिसके द्वारा आप रिमोटली गाड़ी को स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक्स कर सकते हैं, जियो फेंस कर सकते हैं। तो कनेक्टेड कार्स वाली सारी टेक्नोलॉजीज़ आपको यहाँ पर मिलती हैं। ऐप के द्वारा आप इस गाड़ी की बहुत सारी फीचर्स को कनेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग के लिए स्पेस यहाँ पर आपको नज़र आएगा, जिससे कि आप कुछ और आर्टिकल्स रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एक 12 वोल्ट का पावर सॉकेट है, यहाँ पर एक USB सॉकेट है और यहाँ पर 2 कप होल्डर्स और ये जो आर्मरेस्ट है इसके नीचे भी आपको काफ़ी अच्छा खासा स्पेस नज़र आएगा। यहाँ पर मैंने अपना वॉलेट और अपना सनग्लासेस होल्डर रख रखा है। एक USB सॉकेट यहाँ पर भी आपको नज़र आएगा और साथ ही ये जो आर्मरेस्ट है ये स्लाइडिंग फंक्शन के साथ आता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक नहीं है, मैनुअल पार्किंग ब्रेक है, लेकिन मैं कभी इस बारे में कंप्लेंट नहीं करता क्योंकि मुझे इस तरह का जो सिस्टम है वो ज़्यादा रास आता है। यहाँ पर आपके पास वेंटिलेटेड सीट्स भी हैं और इसमें भी आप फ्लो इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लू लिंक कनेक्टेड कंट्रोल्स, SOS, RSA और गाइडेंस। सनग्लासेस होल्डर यहाँ पर नज़र आएगा आपको, 2 लाइट्स हैं और साथ ही ये यहाँ पर एक पैनोरामिक न सही लेकिन छोटी सनरूफ ज़रूर मौजूद है। ड्राइवर और पैसेंजर दोनों तरफ इल्यूमिनेटेड वैनिटी मिरर्स विद टोल टिकट होल्डर्स और ये सीट्स जो हैं ये प्रॉपरली लेदर अपहोल्स्टर्ड हैं। यहाँ पर आपको परफोरेटेड सीट्स नज़र आएंगी, इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और साथ ही ये वेंटिलेटेड है। पैसेंजर सीट जो है ये पूरी तरह से मैनुअल है और यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टमेंट भी नहीं मिलता है, लेकिन जो ग्लव बॉक्स है यहाँ पर आपको कूलिंग फंक्शन मिलता है जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छा फीचर है। और अगर आपके पास कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिन्हें आप ठंडा रखना चाहते हैं तो इस कंपार्टमेंट का यूज़ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप सेफ्टी के लिहाज से देखें तो आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, ABS, EPS, हिल स्टार्ट असिस्ट, रिवर्स कैमरा, फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा या फिर लेन वॉच कैमरा जो कि आपको सिविक में मिलता है वो यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। ऑडियो क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है और ये जो इंटीरियर जो है इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी फीचर रिच है। लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करें एक जर्मन कार से तो वहाँ पर ये ज़्यादा प्रीमियम लगता है, एक ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इंटीरियर बन के सामने आता है। लेकिन फ़िलहाल इस सेगमेंट में कोई जर्मन कार नहीं है, तो जो यहाँ पर गाड़ियाँ हैं उनमें यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे और ये बहुत ही वेल अपॉइंटेड कार भी है। अब देखिए यहाँ पर आगे की तरह पीछे वाला थीम भी काफ़ी सिमिलर है और ऊपर और नीचे आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। ये भी प्लास्टिक जो है ये हार्ड है, लेकिन यहाँ पर आपको जो टच पॉइंट्स हैं ये सॉफ्ट मिलेंगे। 1 लीटर वाटर बॉटल यहाँ पे बड़ा आराम से आ जाएगी और फिर उसके अलावा कुछ और स्पेस मिलेगा। 2 टोन यहाँ पर फिनिश है और जो विंडो है ये 1 टच अप या डाउन नहीं है। स्लोपिंग रूफ लाइन है तो बहुत ज़्यादा ऊँचे कद के लोग जब अंदर जा रहे हो तो शायद हो सकता है कि हेड ब्रश करे, लेकिन सीट जो हाइट है ये ऑप्टिमम है तो मोस्टली आपका जो हेड है वो फाउल यहाँ पर नहीं करेगा। और अगर आप नी रूम देखें यहाँ पर तो काफ़ी अच्छा खासा है। कंफर्ट के लिहाज से यहाँ पर आपको किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। सेगमेंट के लिहाज से ये सीट्स जो हैं काफ़ी स्पेशियस हैं। जो बहुत ज़्यादा ऊंचे कद के लोग हैं 6 फुट से ज़्यादा, उन्हें यहाँ पर ज़रा तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन हेडरूम यहाँ पर जस्ट अबाउट सफिशिएंट है। 5 फीट 11 इंच हाइट तक के लोगों को यहाँ पर मेरे ख्याल से कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर पीछे AC वेंट्स ज़रूर दिए गए हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई चार्जिंग सॉकेट नहीं दिया गया है, जो मेरे ख्याल से एक ओमिशन है। यहाँ पर डेफिनेटली कोई चार्जिंग सॉकेट्स होने चाहिए थे, क्योंकि पैसेंजर्स को भी अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है वो चार्ज करने होते हैं। लेकिन जो बहुत ही उल्लेखनीय चीज़ है यहाँ पर, जो एक सेगमेंट में स्पेशल चीज़ है, वो है यहाँ पर कि आपको तीनों ही पैसेंजर्स के लिए ये एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं। उसके साथ ही ये एक बड़ा चौड़ा सा आर्मरेस्ट मिलता है जिसमें 2 कप होल्डर्स भी हैं। और यही नहीं, यहाँ पर आपके पास ये एक थ्रू होल भी है जिसके द्वारा आप बूट को एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई बहुत लंबा सामान, जैसे कि अगर स्कीज़ हैं जो आप इस गाड़ी में कैरी करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर जगह बना दी गई है ताकि आप उसे यहाँ पर कैरी कर पाएँ। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा इंक्लूजन है। लेकिन ये सीट्स जो है ये टम्बल डाउन नहीं होती हैं, ये फिक्स सीट्स हैं, तो ये एक लिमिटिंग फैक्टर है। इसके अलावा एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि इलांत्रा जो है ये इस सेगमेंट में बाकी जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनसे मिडिल रो के लिहाज से सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ पर जो बीच में हम्प है ये कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है और अगर आप 3 लोगों को पीछे बिठाना चाहते हैं तो यहाँ पर रीज़नेबली डिसेंट स्पेस है। बीच में जो पैसेंजर है उसे आप शॉर्ट टू मीडियम जर्नीज़ के लिए यहाँ पर बिठा करके ट्रैवल कर सकते हैं। जो दोनों साइड्स की सीट हैं ये बहुत ही अच्छे से
कॉन्टूर्ड है, बकेटेड है, तो आप यहाँ पर बहुत आराम से बैठ सकते हैं। बीच वाला जो पैसेंजर है उसके लिए आपको एक प्रॉपर सीट बेल्ट नहीं मिलती है और आपको ये लैप बेल्ट जो है इसी से ही काम चलाना होगा। बट अगर आप इंसुलेशन की बात करें या फिर जो ओवरऑल स्पेशियसनेस है ख़ासतौर पर 2 पैसेंजर्स के लिए, तो राइड क्वालिटी के साथ, इस इंसुलेशन के साथ, इस डिसेंट साउंडिंग सिस्टम के साथ ये जो सीट्स हैं बहुत कंफर्टेबल हैं और आप इस कार को लंबी जर्नीज़ के लिए भी बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल है और फ़िलहाल इस सेगमेंट में जो गाड़ियाँ हैं उनसे ये डेफिनेटली बेहतर है। यहाँ पर आपको ये हैंडल मिलता है और ड्राइवर के पीछे वाली साइड आपको एक कोट हुक भी मिलता है। यहाँ पर ये एक रीडिंग लाइट है और सीट बैक्स पर आपको ये मैगज़ीन होल्डर्स भी नज़र आएंगे। तो सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों के मुकाबले यहाँ पर आपको कंप्लेंट करने जैसा कुछ नहीं मिलेगा। काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं और हालांकि अगर आप इस सेगमेंट से एक सेगमेंट ऊपर जाएँ तो वहाँ पर डेफिनेटली जो सीट्स और स्पेस है ज़्यादा प्लश होता है, लेकिन यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं उस लिहाज से ये सीट्स काफ़ी स्पेशियस हैं और काफ़ी कंफर्टेबल भी हैं। दोस्तों, आज हम लोग चला रहे हैं 2 लीटर पेट्रोल वर्जन इलांत्रा का और ये जो पेट्रोल यूनिट है ये BS6 से पहले जो यूनिट आती थी वैसी ही है, लेकिन यहाँ पर BS6 आने के बाद जो बदलाव हुए हैं उसके अंतर्गत ये इंजन अब ज़्यादा रिफाइंड फील करता है। यही नहीं, जो 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है यहाँ पर, ये भी एक ज़्यादा सॉर्टेड यूनिट की तरह सामने आता है। यहाँ पर पहले आपको जो शिफ्ट से कभी कभी ज़रा एब्रप्ट लगते थे और जब आप पेडल डाउन करते थे तो सडनली जो गियर शिफ्ट्स होते थे उसमें आपको एक जर्कीनेस का एहसास होता था। बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं था लेकिन डेफिनेटली वो चीज़ परसेप्टेबल थी, तो वहाँ पर भी एक ज़्यादा रिफाइंड एक्सपीरियंस आपको मिलता है। इसके अलावा जो परफॉर्मेंस है इसमें बहुत ही मामूली सा एक ड्रॉप हुआ है, लेकिन ऑन अ डे टू डे बेसिस आपको शायद मालूम भी नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो चेंज है वो है रिफाइनमेंट का। ये इंजन बहुत रिफाइंड लगता है और यहाँ पर जो पीक पावर प्रोड्यूस होती है वो है 150 HP की और ये प्रोड्यूस होती है 6200 RPM पर और पीक टॉर्क है 192 न्यूटन मीटर्स की जो कि प्रोड्यूस होती है 4200 RPM पर। अब आप इन दोनों ही फिगर्स को अगर आप होंडा सिविक से कंपेयर करें तो वहाँ से ये ज़्यादा है। वहाँ पर 140 PS की पावर और 174 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है, तो यहाँ पर पावर और टॉर्क दोनों ही ज़्यादा है। हालांकि यहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिलती है 14.6 किलोमीटर्स पर लीटर की ARAI सर्टिफाइड और ये जो नंबर है ये 16.5 kmpl के साथ सिविक जो है वहाँ पर ज़रा ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर इंजन भी ज़रा छोटा है। रियल वर्ल्ड में अगर आप फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो आपको सिटी में 10 to 11 किलोमीटर्स पर लीटर तक की फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी और हाईवे पर 14-15 किलोमीटर्स पर लीटर तक की फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। जो राइड है ये स्लाइटली सॉफ्टर साइड पे है, बहुत ज़्यादा फर्म नहीं है, हालांकि वॉलोवी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्क्विशी नहीं है, लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी सॉफ्ट राइड है इसकी। ये गाड़ी अपनी लाइन जो है बहुत ही रीअश्योरिंगली पकड़ के चलती है, लेकिन जो एक इन्वॉल्विंग फैक्टर होता है जो कि स्कोडा ऑक्टेविया में हमने बहुत अच्छे से महसूस किया कई मरतबा, वो यहाँ पर उतना ज़्यादा प्रोनाउंस नहीं है। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल से जिन लोगों को ड्राइविंग बहुत ज़्यादा पसंद है, एकदम बहुत ही कनेक्टेड फील चाहिए स्टीयरिंग के पीछे, वो यहाँ पर बहुत ही मामूली तौर पर मिसिंग है। ये बहुत रीअश्योरिंग है, मेक नो मिस्टेक, लेकिन ये जो गाड़ी है ये उतनी इन्वॉल्विंग नहीं है जितनी कि स्कोडा ऑक्टेविया हुआ करती थी। लेकिन जो इंसुलेशन है यहाँ पर, जो बाहरी नॉइज़ेस को कवर करने की बात है, उस लिहाज से यहाँ पर Hyundai ने काफ़ी अच्छे से काम किया है और बाहर की किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं आती है। ऑडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इस इंजन के साथ एक 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी आपको मिलता है। जो डीजल इंजन है वहाँ पर आपको 115 PS की पावर और 250 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क मिलती है। वहाँ पर आपको सिर्फ ऑटोमेटिक ऑप्शन मिलती है, मैनुअल वहाँ पर आपको नहीं मिलती है और वो जो ऑप्शन है वो ज़रा ज़्यादा महंगी भी है। लेकिन अगर आप डे टू डे यूज़ के हिसाब से गाड़ी कोई ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ज़रा बचत भी होती है, ये ज़रा सस्ती है। और एक जो बड़ा फैक्टर है पेट्रोल और डीजल में चुनाव के बीच, वो है पेट्रोल की प्राइसेस। और पेट्रोल की प्राइसेस आजकल जिस तरह से ऊपर जा रही हैं उस तरह से वापस हमें कुछ याद आने लगी है हमारे डीजल कार्स की, जो कि न सिर्फ ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट थी लेकिन वहाँ पर डीजल के प्राइसेस कम होने के कारण बचत ज़्यादा होती थी। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग मिस करते हैं। बट ओवरऑल ये जो गाड़ी है ये काफ़ी प्रैक्टिकल है, कंफर्टेबल है और टू एन एक्सटेंट काफ़ी एंगेजिंग भी है। अगर आप इसे एक्सट्रीम पर न लेकर के जाएं तो ये काफ़ी एंगेजिंग भी है। एक आउट एंड आउट एंथुसियास्ट को शायद ये थोड़ी अंडरवेलमिंग लगे, लेकिन ऑन एन एवरीडे लेवल अगर आप कभी कभी इसे फास्ट चलाना चाह रहे हैं तो ये बहुत ही रिएश्योरिंग ग्रिप देती है, आपको एक कंफर्टेबल सेफ एनवायरनमेंट देती है और जो अंदर इंटीरियर ये भी काफ़ी प्रीमियम लगता है, आप ककून सा महसूस करते हैं अंदर। तो ऑन अ डे टू डे बेसिस अगर आपको एक प्रीमियम कार चाहिए तो मेरे ख्याल से यहाँ पर किसी तरह का कोई फॉल्ट निकालना डिफिकल्ट है। ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है ये भी काफ़ी अच्छे से अपना काम करता है, बखूबी अपना काम करता है, पार्ट थ्रॉटल और किक डाउन्स दोनों के लिए ही अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है। तो ओवरऑल ये इंजन ट्रांसमिशन कॉम्बिनेशन जो है ये हर लिहाज से
अच्छा है। एवरीडे यूटिलिटी के लिहाज से यहाँ पर किसी तरह की कोई कंप्लेंट करने का मेरे ख्याल से कोई मौका नहीं है। 0 to 100 भी यहाँ पर इस सेगमेंट में फ़िलहाल जो गाड़ियाँ हैं उनमें सबसे अच्छा है। ये लगभग 11 सेकंड्स में अपना 0 to 100 करती है, और अगर आप देखने चाहें तो सिविक जो है वो इससे आधा सेकंड ज़्यादा लेती है। तो मेरे ख्याल से एक बड़ा ही वेल राउंडेड प्रैक्टिकल पैकेज है, और आप में से जो लोग इस सेगमेंट में एक प्रीमियम प्रैक्टिकल गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उनकी ज़्यादातर जो ज़रूरतें हैं उन्हें मेरे ख्याल से ये गाड़ी काफ़ी अच्छी तरीके से पूरा करेगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कीमतों की। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ऑक्टेविया अब नहीं है, लेकिन ऑक्टेविया जो है वो अपने रेगुलर फॉर्मेट में नहीं है। ऑक्टेविया 245 जो कि उनका बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वर्जन है, उसमें वो गाड़ी मिलती है 45 लाख रुपीज़ ऑन द रोड उसकी कीमत है। तो हम उसे हटा देते हैं। यहाँ पर आपके पास दो मेन कॉन्टेंडर्स हैं, एक इलांत्रा और दूसरी होंडा सिविक। और अगर आप इलांत्रा की कीमतों की पहले बात करें तो 21.2 लाख रुपीज़ से यहाँ पर ऑन द रोड कीमतें चालू होती हैं, और 22.6 लाख रुपीज़ तक जाती हैं फॉर द पेट्रोल मैनुअल वेरिएंट। अगर आपको पेट्रोल ऑटोमेटिक चाहिए तो 22.4 से 23.7 लाख रुपीज़ ऑन द रोड आपको ये कीमत पड़ेगी, और डीजल ऑटो के साथ अगर आप जाते हैं तो 25.5 लाख रुपीज़ ऑन द रोड आपको ये पड़ेगी। अब अगर आप इसे कंपेयर करें सिविक के साथ, तो उसका जो बेस मैनुअल पेट्रोल है तो वो ज़रा सस्ता है, 21.3 लाख रुपीज़ से वहाँ पर कीमतें चालू होती हैं। लेकिन अगर आप स्पेक टू स्पेक जाएँ और जो टॉप स्पेक वेरिएंट्स हैं उन्हें कंपेयर करें तो वहाँ पर आपको कीमत 3 से 4 लाख रुपया ज़्यादा देनी होती है। वहाँ पर एक विडंबना ये भी है कि वो बहुत स्पॉटी दिखने वाली गाड़ी है, और उसका जो लीनिएज है वो भी बड़ा स्पॉटी है, लेकिन वहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जो पेट्रोल है उसके साथ कंपनी ने मैनुअल नहीं दिया जिसकी लोगों को चाह थी, और जो डीजल है जिसके साथ लोगों को ऑटोमेटिक एक्चुअली चाहिए था, उसके साथ आपको वहाँ पर कोई ऑटोमेटिक नहीं मिला। पेट्रोल के साथ जो ऑटोमेटिक भी मिला वो भी था CVT, जो कि बहुत ज़्यादा एंथुसियास्ट फ्रेंडली नहीं है। तो मेरे ख्याल से वहाँ पर पोजिशनिंग की भी ज़रा गड़बड़ है। तो अगर आपको एक ज़्यादा प्रैक्टिकल कार चाहिए तो इलांत्रा इस सेगमेंट में मेरे ख्याल से सिविक से ज़्यादा बेहतर कार है। यहाँ पर आपको वंडर वारंटी मिलती है 5 साल की, जहाँ पर आप माइलेज और ईयर्स के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि आपको 3, 4 या 5 ईयर्स की वारंटी चाहिए। कीमत भी काफ़ी रीज़नेबल है, और Hyundai का सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क भी आज की तारीख में बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, और Hyundai की गाड़ियों का रखरखाव जो है वो भी आजकल बहुत ज़्यादा मैनेजेबल हो गया है। तो अगर आप इस सेगमेंट में गाड़ी खरीदना चाहते हो तो डेफिनेटली सारी गाड़ियाँ टेस्ट ड्राइव कीजिए, लेकिन एक प्रैक्टिकल कार के लिहाज से हमारी रिकमेंडेशन जो है वो डेफिनेटली इलांत्रा के साथ जाती है, क्योंकि ये गाड़ी काफ़ी वक्त से अपने सेगमेंट में बहुत अच्छे से बिक रही है, और जब तक नई ऑक्टेविया नहीं आ जाती तब तक मेरे ख्याल से ये जो गाड़ी है ये फॉर अ वाइड मेजॉरिटी ऑफ पीपल एक ज़्यादा प्रैक्टिकल, ज़्यादा प्रैग्मेटिक कार है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपके Hyundai इलांत्रा से संबंधित जितने भी सवाल थे उन सभी के जवाब मैं दे पाया। लेकिन अगर फिर भी कुछ छूट गया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आपके सवाल डाल दीजिए, मैं आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वो बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर दबाइए। और अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो अपनी सर्चेस के आगे हमेशा मोटरॉइड्स लगाइए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एल्गोरिदम्स जो हैं उन्हें कोई डिकोड नहीं कर सकता है। एल्गोरिदम्स के पीछे छुप करके बिग टेक क्या कर रहा है, किसे प्रमोट कर रहा है, किसे प्रमोट नहीं कर रहा है, अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचा रहा है नहीं, इसे सिर्फ आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप कृपा करके अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो अपनी सर्चेस के आगे मोटरॉइड्स ज़रूर लगाइए। अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए रेव हार्ड, रेव फ्री एंड ड्राइव सेफ।